हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माइक्रोबायोलॉजी का में आज हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इतने ढंग से पढ़े हैं कि अब एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कभी उनको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इम्यून सिस्टम को समझते हैं। देखिए होता क्या है, ये बॉडी की डिफेंस आर्मी है जो 24/7 सर्वेलेंस पे रहती है, डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, चाहे उसमें वायरस हो, बैक्टीरिया हो या ट्यूमर सेल्स हो। आप सोचो, इम्यून सिस्टम एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो सेल्फ यानी कि उसके अंदर की सेल्स को तो इग्नोर करता है, लेकिन नॉन सेल्फ यानी एंटीजेंस को अटैक करता है। अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज होंगी, अपने सेल्स पे अटैक करने लगेगा, और अंडर एक्टिव हो तो इन्फेक्शन और ट्यूमर्स बढ़ते चले जाएंगे। कंपोनेंट्स क्या हैं इम्यून सिस्टम के? सबसे पहले ओरिजिन कहाँ होता है? ये ओरिजिन होता है बोन मैरो स्टेम सेल्स में। और यहाँ से दो तरीके के सेल बनते हैं, एक होता है लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स और एक होता है माइलॉइड प्रोजेनाइटर्स। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स जो होते हैं ये मेनली हमारे को अडेप्टिव इम्यूनिटी देते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें एक बार कोई प्रॉब्लम आई, आपकी बॉडी ने उसकी मेमोरी बना ली कि भाई ये प्रॉब्लम आई थी, और अगली बार जब वो प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिक बॉडी रिस्पॉन्स दे देगी। ठीक है ना? तो ये इसमें कौन से आएंगे? हमारे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स यानी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फिर सेकंड होता है हमारा माइलॉइड प्रोजेनेटर्स। माइलॉइड प्रोजेनेटर्स होते हैं इननेट इम्यूनिटी जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स, ये बाय बर्थ ही आते हैं। ठीक है? और ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही इन्फेक्शन आए तुरंत जाके उससे रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक सारा ये कॉन्सेप्ट लिम्फोइड प्रोजेनाइटर्स का क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, प्राइमरी ऑर्गन्स कौन इन्वॉल्व होते हैं? बोन मैरो हो गया, बोन मैरो में बी सेल्स मैच्योर होते हैं, और थाइमस हो गया, थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन्स इसके बाद कौन से इन्वॉल्व होते हैं? लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स और माल्ट। ये साइट होती हैं, ये चारों ऑर्गन्स साइट होते हैं एंटीजन एनकाउंटर और रिस्पॉन्स के। ठीक है? बाकी ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बोन मैरो कहाँ मैच्योर हो रहा है, और वो बोन मैरो में क्या मैच्योर हो रहा है, और थाइमस में क्या मैच्योर हो रहा है। मेन इम्यून सेल्स कौन से होते हैं, एक एक बार इनको समझते हैं। मैक्रोफेज, फर्स्ट लाइन डिफेंस, ये आप समझ लो एंटीजन फैगोसाइटोसिस करते हैं और प्रेजेंटेशन। एपीसी, एपीसी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब हो गया जैसे पुलिस होती है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है आप क्या करते हो? पुलिस को कॉल करते हो। तो ये उसी की तरह है कि सबसे पहले यही आएगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि क्या होना है। सेकंड हो गया हमारा डेंड्राइटिक सेल। ये एपीसी भी करता है। एपीसी में क्या करेगा? एंटीजन को उठाएगा और लिम्फ नोड पे ले जाएगा कि चलो भाई यहाँ से इसको भर्ती करो। मास्ट सेल क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन और हिस्टामिन को रिलीज करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल बनाते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, एसिनोफिल बनाएंगे इन केस ऑफ पैरासाइट्स, और बेसोफिल बनाएंगे इन केस ऑफ एनर्जी। फिर लास्ट आते हैं हमारे स्टार खिलाड़ी एन के सेल यानी नेचुरल किलर सेल। ये सीधे इनकाउंटर स्क्वाड होता है और ये क्या करता है? किल करता है वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को, और ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनको तो अगर रिलीज हो गए तो ये मौत का तांडव मचा के जाएंगे। ठीक है? इस तरीके से आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, फंक्शंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो हमने देख ली इननेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये तो एक बॉडी की ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये फर्स्ट रिस्पॉन्स होती है, सबसे पहले असर दिखाती है 1 से 2 घंटे में। और इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लोमेशन भी होता है, फैगोसाइटोसिस भी होता है, साइटोकाइन रिलीज भी होगा। डिपेंड करेगा कि किस लेवल का क्या प्रॉब्लम आई है। फिर होगी स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसमें एंटीजन स्पेसिफिक होता है, यानी बी और टी सेल्स उसी में मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन पर ही काम करेंगे, और ये स्लो होती है, कई बार दिन भी लगते हैं, कई बार वीक भी लगती है। इनमें क्या है? मेन मेमोरी सेल्स होते हैं कि एक बार एक पर्टिकुलर एंटीजन आया तो बॉडी तैयार कर लेगी कि हाँ भाई ये सस्पेक्टेड आदमी था, अब अगली बार ये आएगा तो इसको पकड़ना है। तो एक बी सेल या टी सेल उसकी तलाश में रहेगा कि भाई अगली बार ये आएगा और वो एक्टिवेट होकर मैं उसे पकड़ूँ। अच्छा, थोड़ी सी यूनिट इम्यूनिटी हम डिटेल में समझ लेते हैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी के लेवल से। वैसे तो ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। देखिए, इसमें इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एक लोकल रिस्पॉन्स होता है लिमिट इन्फेक्शन करने के। मतलब ये है कि जैसे एक तरफ गड्ढा हो गया तो आपने उसके खिलाफ एक दीवार, एक बाउंड्री बना दी कि भाई यहीं रहो। और इसमें क्या होता है? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स रिलीज कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइनेस को। फिर नेचुरल किलर सेल्स को देख लेते हैं। ये ट्यूमर और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है यूजिंग परफोरिन। ठीक है? उनमें छेद कर देगा, या ग्रेंजाइम्स उनको बिल्कुल ही एपोप्टोसिस करा देगा, ये कंडीशन कर देगा कि वो सेल खुद सुसाइड कर ले।
अच्छा, एक होता है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। ये तब होता है जब ये वो पूरी बॉडी का सिस्टम वाइज रिएक्शन होता है कि अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो जैसे फीवर आ गया, पेन हो गया, डिक्रीज इन एपेटाइट हो गई, ये तब होता है जब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है। तो जैसे फीवर में होता है, इसमें लीवर रिलीज करता है एक्यूट फेज प्रोटीन्स विच आर एक्टिंग लाइक नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। ठीक है, साइटोकाइनेंस कर देती है एचपी एक्सिस, इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं जो एक तरह के कॉर्टिकॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देंगे। थोड़ा हम देख लेते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी को। इसमें हम मेन जो रोल होता है वो बी सेल टी सेल का होता है। टी सेल में क्या होता है, तीन वैरायटी होती है। एक होता है हेल्पर टी सेल जिसको हम CD4 कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है साइटोकाइन से। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सीधे सीधे वायरस या ट्यूमर सेल्स को मारता है। एक होता है सप्रेसर टी सेल। भाई टी सेल अगर एक्सेसिवली बॉडी में रिलीज हो जाएंगे तो वो और सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए ये देखता है कि भाई अब इनका काम हो गया, अब इनको सप्रेस कर दो। ऐसे ही आ गया हमारे बी सेल्स। बी सेल्स क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं प्लाज्मा सेल्स में, जिससे कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाता है वाया इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा तो कुछ जो टी एंड बी सेल्स हैं वो मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, और इसलिए उनको उनमें ये मेमोरी आ जाएगी कि भाई जैसे मैंने आपको समझाया था कि नेक्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन होगा तो वो तुरंत उनको याद आ जाएगा कि इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है और ये करना है। इम्यून रिलेटेड डिजीज देख लेते हैं। देखिए, दो ही डिजीज होती है जो इम्यूनिटी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। एक तो आपको पता है एड्स। एड्स में क्या होता है, जो HIV होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है हेल्पर टी सेल्स को, और आपको पता है हेल्पर टी सेल्स के बिना तो इम्यूनिटी का कुछ है ही नहीं। पूरी मेन जो दारोमदार है वो इन्हीं पे होता है। तो इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे, यानी छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी को भी ये लगेगा कि यार अब इसको कैप्चर कर लो। फिर ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक कर लेता है अपने आप को, अपने ही सेल्स को डैमेज करने लगता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, लूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और MS। ठीक है, एग्जाम को किस देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम क्या करता है, मेन उसका काम होता है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। सारे इम्यून सेल्स बनते बोन मैरो स्टेम सेल से ही हैं। बी सेल्स कहाँ मैच्योर हो रहे थे, बोन मैरो में। टी सेल्स का कहाँ मैच्योर हो रहे थे, थाइमस में। तो BB TT इसकी इजीली याद हो जाएगा। इनेट इम्यूनिटी फास्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अडेप्टिव स्लो होती है, स्पेसिफिक होती है और मेमोरी बेस्ड होती है। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स ट्यूमर और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर देते हैं। साइटोकाइंस क्या करते हैं, सेल कम्युनिकेशन के सिग्नल्स होते हैं। HIV कैसे प्रॉब्लम करता है, एड्स में क्या होता है, CD4 हेल्पर टी सेल्स की वो खत्म कर देता है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीजेस सेल्फ अटैक डिजीज होते हैं। इसी की समरी है कुछ, बाकी सब तो ये रिपीट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इजी वे में लैंग्वेज मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे को बस थोड़ी ये चिंता लग रही है कि अभी जितने डिजर्विंग स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियोस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ना अच्छी कोचिंग ले सकता है ना महंगी कोचिंग, मतलब हर किसी पे कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है, और इतनी अच्छी वीडियोस को शेयर कोई नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो।